हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल जिसमें हम पढ़ते हैं, समझते हैं मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, मार्केटिंग, एचआर, ओबी, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी। आज की हमारी जो वीडियो है दोस्तों, वो मार्केटिंग मॉड्यूल की है, वीडियो नंबर 30। मार्केटिंग पे ऑलरेडी हम बहुत सारा कंटेंट दे चुके हैं, क्वालिटी कंटेंट, जिसको आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर्स जानते ही, हमारा कंटेंट 2 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजीज। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली वीडियो जो वीडियो नंबर 29 थी, 29 थी, उसमें हमने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात की थी और जाना था कि न्यू प्रोडक्ट किस किस स्टेजेस से गुजरता है। आज हम जानेंगे कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें अलग अलग क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैनेजिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट की स्टेजेस हमने पढ़ ली थी, अब थोड़ा सा पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मैनेज करने के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा एनपीडी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कस्टमर सेंटर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एनपीडी दैट फोकसेस ऑन फाइंडिंग न्यू वेज टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट मोर कस्टमर सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस। जो भी आप नया प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस पे R&D काम कर रही है, जिस पे सारा मेहनत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो हमेशा कस्टमर सेंटर्ड होना चाहिए। मतलब कस्टमर को सेंटर में, कस्टमर को फोकस में रख के करना चाहिए। और आपको क्या सोचना चाहिए? ये कि हम कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको इंप्रूव कर सके। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ओला उबर जो ऐप डेवलप की है, ये किस लिए की थी? कस्टमर की क्या प्रॉब्लम थी? कस्टमर की प्रॉब्लम ये थी कि उसे ट्रैवल करना होता था, बट वो व्हीकल्स को जो है आसानी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था। किसी जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर तो आपको कोई पहचान वाला होगा, वो आपको किराए की गाड़ी का बता देगा। आप किसी अनजान शहर में गए, क्या करेंगे आप? तो इसमें बहुत दिक्कत आती थी। छोटी सी समस्या थी, उसका सिंपल लुकिंग सॉल्यूशन, लेकिन आज उसने क्रांति ला दी है। हर शहर में इतने लोग उससे एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, इतना बड़ा इसका जो है नेटवर्क खड़ा हो गया है। तो कस्टमर को सेंटर रख के उन्होंने उसको डेवलप किया। जितनी भी इन्वेंशन, एक फेमस कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब कोई आवश्यकता होती है, कोई नीड होती है, उससे ही कुछ डेवलपमेंट होती है। और वो किसको ध्यान में रख के किया जाता है? कस्टमर को। इसके बाद आता है टीम बेस्ड एनपीडी। एनपीडी इन विच वेरियस कंपनी डिपार्टमेंट वर्क क्लोजली टुगेदर, ओवरलैपिंग द स्टेप्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस टू सेव टाइम एंड इंक्रीज इफेक्टिवनेस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी एनपीडी की काम करना होता है, कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको साथ में आना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं उनको साथ में किया जा सके, टाइम बचे और इफेक्टिवनेस बढ़े। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि न्यू प्रोडक्ट के लिए एक कोर टीम बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उस टीम का हिस्सा बनते हैं। जैसे मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बन रहा है और आप मार्केटिंग टीम में हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई बंदा R&D का इन्वॉल्व होगा, कोई सप्लाई चेन से इन्वॉल्व होगा, कोई सेल्स से इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई जो है पैकेजिंग से इन्वॉल्व होगा, ये सब की एक कोर टीम बन जाती है और अगले कुछ महीने आप उन लोगों के साथ काम करते हैं। इसको बोला जाता है टीम बेस्ड एनपीडी। इसके बाद आता है सिस्टमैटिक एनपीडी। एनपीडी शुड बी होलिस्टिक एंड सिस्टमैटिक रेदर देन कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड हैफेजार्ड। एनपीडी हमेशा एक सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ब्लूप्रिंट हो, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो हो और होलिस्टिक हो। पूरा एक होलसम प्रोसीजर होना चाहिए, उसको फेजेस या उसमें नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हैफेजार्ड या कंपार्टमेंटलाइज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की। तो देखिए, यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, मतलब टाइम फ्रेम चल रहा है, और वाई एक्सिस पे सेल ली है। अब जो है 4 फेजेस बेसिकली होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की डेवलपमेंट फेज चलता है, फिर इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, सैचुरेशन, फिर डिक्लाइन। यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि देखिए इस टाइम पे कोई सेल तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेंडिंग्स ही होती है। फिर जब टाइम धीरे धीरे डेवलपमेंट में जाता है, उसके बाद आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेल्स उसकी बढ़ने लगती है, फिर वो एक टाइम पे ग्रो करता है, फिर मैच्योर या सैचुरेट होता है। कोई भी प्रोडक्ट देखिए हमेशा फॉरएवर नहीं चलता, कभी ना कभी उसकी सैचुरेशन आती है और उसके बाद वो डिक्लाइन फेज में आता है। ये होती है एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। और ये आप अगर कंपेयर करेंगे तो एक पर्सन की लाइफ साइकिल से भी डिपेंड करता है ना। एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, फिर पढ़ाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है, पढ़ता जा रहा है, फिर जॉब करता है, जॉब में अलग अलग लेवल्स पे पहुंचता है, फिर एक दिन जाके रिटायर होता है।
अब पहली स्टेज की बात करते हैं जो होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट बिगिंस व्हेन कंपनी फाइंड्स एंड डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल्स आर जीरो एंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट माउंट। इसका क्या मतलब, जैसे कि मैंने बात करी, कंपनी ने नया प्रोडक्ट का आइडिया सोचा है, इस टाइम पे सेल तो जीरो होती है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में है, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप R&D में पैसा लगा रहे हैं, आप डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं, मैन पावर में पैसा लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, रिसर्च में लगा रहे हैं, सब कुछ में आप पैसा लगा रहे हैं। ये होती है पहली स्टेज। इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट स्टेज आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ स्लो सेल्स ग्रोथ एज द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। आपने इंट्रोड्यूस किया, शुरू में जो उसकी सेल्स होगी वो लिमिटेड होगी। तो ऐसा नहीं होता ना कि आप पहले दिन ही आप हजारों जो लाखों के प्रोडक्ट्स बेच देंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लो सेल्स ग्रोथ होती है जब प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रॉफिट आर नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस स्टेज बिकॉज हैवी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। इस स्टेज में प्रॉफिट के बारे में आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इनिशियल उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आपको उनके लिए भी स्कीम डालनी पड़ेगी, कंज्यूमर के लिए भी कुछ आप इंसेंटिवाइज करेंगे। इस फेज में आप बेसिकली कंज्यूमर्स को आप आदत डालने वाला ये फेज होता है। इसमें प्रॉफिट की तो बात की ही नहीं जाती। इसमें मैक्सिमम जो फोकस होना चाहिए कंपनी का वो होना चाहिए पेनिट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करें। फिर आती है दोस्तों थर्ड स्टेज, ग्रोथ। इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। अब आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपका ग्रो हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी सेल्स भी बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल अगर मैथ्स के फॉर्मूला की बात करें, धीरे धीरे आपकी कॉस्ट कैसे रिकवर होंगी? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्स करेंगे और हर उस पर आपको जो है मार्जिन अच्छा मिलेगा। फिर आती है दोस्तों फोर्थ स्टेज, वो आती है मैच्योरिटी। It is a period of slowdown in sales growth because product have achieved acceptance by most potential buyer. Profit level off or decline because of increased marketing outlet to defend the product against competition. तो इस फेज में क्या हुआ है, जितने आपके पोटेंशियल कस्टमर्स थे जिनको वो खरीदना था, मोस्टली वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेल्स जाके सैचुरेट हो जाती है। मतलब शुरू में अगर मान लीजिए आपने 1000 प्रोडक्ट बेचे, फिर कुछ महीने तक वो 10 गुना 20 गुना 100 गुना तक मान लीजिए बढ़ेगा। फिर एक सर्टेन लेवल पर जब आप 1 करोड़ कस्टमर्स तक पहुंच चुके हैं, फिर कहीं ना कहीं सैचुरेशन आने लगेगी ना। अब आप मान लीजिए एक आपने फ़ोन बनाया था, नया फ़ोन, एक्सेप्टेंस बढ़ी, शुरू में आपको लगेगा कि मैं इसकी प्रोडक्शन दिन रात करूँ। अब जो टारगेट कस्टमर्स थे उनके पास वो फ़ोन आपने पहुंचा दिया, ठीक है। अब फ़ोन ऐसी चीज़ तो है नहीं बंदा रोज़ खरीदेगा, कुछ साल के यूज़ के बाद ही खरीदेगा। जब रिपीट परचेज आएगा तब तक टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका सैचुरेट हो जाता है। यहाँ पर जो है प्रॉफिट लेवल ऑफ हो जाते हैं या डिक्लाइन होना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए उसमें मार्केटिंग में हैवी स्पेंड्स करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी, अब आपका प्रोडक्ट कुछ आया, मान लीजिए आपने फर्स्ट मूवर थे, कंपटीशन भी कुछ ना कुछ डेवलप करेगा ना, तो आपको उसको भी डिफेंड करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस स्टेज में आगे प्रॉफिट्स लेवल ऑफ होते हैं या डिक्लाइन होने लगते हैं। फिर आता है डिक्लाइन। इट इज द पीरियड व्हेन सेल्स फॉल ऑफ एंड प्रॉफिट स्टिप। जो लास्ट वाली स्टेज है, जो पर्सन के हमने बताया ना रिटायर हो चुका है, उस वाले उसमें तो हेल्थ वाइज भी डिक्रीज होगा, इनकम भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। तो आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम जितना कमा सकता था कमाया, आप कहीं ना कहीं वो फेज आउट हो रहा है। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है मार्केट में टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, कॉम्पिटिशन कुछ बेटर ले आया, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, एन नंबर ऑफ रीजन इस चीज के हो सकते हैं। तो इस स्टेज में सेल्स भी डाउन जाती है और प्रॉफिट्स भी डिप करने लगते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इसके बाद हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, एक बार उसको देखते हैं और रिवाइज करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या क्या स्टेजेस होती हैं और प्रोडक्ट एक लाइफ साइकिल में किन स्टेजेस से गुजरता है। ये देखिए हमने इन चार्ट के थ्रू इसकी बात की थी, ठीक है, सेल्स वर्सेस टाइम। अब इसको जो है रिलेट करते हुए लाइफ स्टेजेस से, और इसको हम वापस एक बार समझ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज को माना जा सकता है जो बच्चे का, जो हम कह सकते हैं कंसीव से और बर्थ तक का टाइम होता है। बच्चा जो है वो वूम में ही डेवलप हो रहा होता है 9 मंथ्स के लिए। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। प्रोडक्ट कोई सेल्स नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, ज़्यादा उस पर स्पेंड्स होंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। अब डेवलप होने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसको एक मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। शुरू में आप देखेंगे टाइम जाता जा रहा है लेकिन सेल्स बहुत कम बढ़ रही है। फिर उसके बाद वो एकदम से बढ़ने लगते हैं, इंट्रोडक्शन फेज में हम अलग अलग मार्केट्स में रीच करते हैं, और यहाँ पर फोकस किस चीज़ पे होता है कि प्रोडक्ट जो है वो पेनिट्रेट करे। आपको प्रोडक्ट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो इस स्टेज में ही किल हो जाते हैं। किस वजह से? आपने ठीक स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, आपने जो है कंपटीशन को ठीक नहीं आंका, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को नहीं देखा,
अगर कंपनी इस फेज में प्रोडक्ट को सर्वाइव करा देती है तो फिर आता है रैपिड ग्रोथ फेज, जहाँ पे प्रोडक्ट ग्रो करता है, सेल्स ग्रो करती है, आपके प्रॉफिट्स ग्रो करते हैं, सब ग्रोथ होती है। अब ये ग्रोथ के बाद फिर स्टेज आती है दोस्तों आपकी मैच्योरिटी एंड सैचुरेशन की, मतलब मैच्योर हो गया, सैचुरेशन हो चुकी है। अब जैसे हम पर्सन की बात कर रहे थे तो इंट्रोडक्शन मतलब उसको हम कैसे, पढ़ाई वाला फेज, जॉब में वो आया नया नया, फिर ग्रोथ, शुरू में वो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल्स पे ग्रो कर रहा है। अब ग्रो किया, कुछ किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक सर्टेन कैपेबिलिटी उसमें नहीं है तो देखिए ऊपर पोजीशंस भी कम होती हैं और कहीं ना कहीं बंदा मैच्योर हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तो वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता और इस फेज में वो कहीं ना कहीं स्टेबल उसमें रहता है। इसके बाद जो फेज आता है वो आता है डिक्लाइन। प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है, जैसे पर्सन का हमने लाइफ में किया था कि एक एज के बाद 58-60 का हो गया तो रिटायर होगा, हेल्थ भी डिटेरिएट होगी और इनकम भी डिटेरिएट होगी। तो ये थी हमारी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे, उस पर और भी कंटेंट हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि प्राइसिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। एंड हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने हमें फीडबैक दिया था मेल पे और कमेंट में भी कि आप प्राइसिंग पे वीडियो बनाइए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्राइसिंग पे वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको इसके ऊपर वीडियो मिलेगी। आज की वीडियो में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारी मेल ID meeru.study@gmail.com पर बता सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।